हेलो एवरीवन। चैप्टर नंबर 4 हम कर रहे हैं रीसेंट ट्रेंड्स इन सर्विस सेक्टर। काफ़ी सारे लेक्चर देख लिए हमने। आज है हमारा लेक्चर नंबर 9। ऑलरेडी जो लेक्चर्स हुए हैं अगर आपने नहीं देखे हैं तो आपको मिल जाएगा उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं उसे। अब आगे के जो लेक्चर्स हमने कर लिए हैं उसमें हमने जो पढ़ा था वो था डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, एटीएम, वो सब चीज़ें हमने देख ली थी रिलेटेड टू बैंकिंग। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखने वाले हैं कुछ इंश्योरेंस के बारे में। इंश्योरेंस हमने ऑलरेडी 12th स्टैंडर्ड में आपके अच्छे से पढ़ा हुआ है कि भाई इंश्योरेंस होता क्या है। अब यहाँ पे हमें क्या देखना है कि इंश्योरेंस सेक्टर में अभी क्या क्या इन मॉडर्न वर्ल्ड चेंजेस आए हैं, क्या क्या ट्रेंड्स चल रहे हैं। ठीक है, अब इंश्योरेंस की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले शॉर्ट में थोड़ा सा मीनिंग देख लेते हैं कि इंश्योरेंस क्या होता है। तो इंश्योरेंस क्या होता है कि हमें जब हम बिज़नेस ऑपरेट करते हैं, ठीक है, कोई भी बिज़नेस हो, मैन्युफैक्चरिंग हो, ट्रेडिंग हो या सर्विस सेक्टर हो, कोई भी बिज़नेस हो, बिज़नेस को काफ़ी सारे रिस्क रहते हैं। ठीक है, बिज़नेस में अगर गुड्स पड़ा है, कोई भी हो, रॉ मटेरियल हो, फिनिश गुड्स हो, कोई भी हो, तो उस गुड्स को बहुत काफ़ी सारे रिस्क रहते हैं कि चलो फायर हो गई या चोरी हो गया या डैमेज हो गया। वेयर हाउस में हमने स्टोर किया है, काफ़ी सारी मान लो बारिश आ गई, हमारा सामान ख़राब हो गया, गुड्स ख़राब हो गया। तो ऐसे काफ़ी सारे रिस्क इन्वॉल्व होते हैं बिज़नेस में। तो इंश्योरेंस कंपनी हमें क्या करती है कि अगर हम इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं उस रिस्क को कवर करने के लिए, तो वो इंश्योरेंस पॉलिसी हमें एट द टाइम ऑफ लॉस वो लॉस रिकवर करके हमें देती है। ठीक है, अब हमें क्या करना पड़ता है उस चीज़ के लिए कि भाई हमारा जब लॉस होगा तब इंश्योरेंस कंपनी जो हमें लॉस रिकवर करके देने वाली है, तो उसके लिए हमें कंपनी को रेगुलरली प्रीमियम पे करना पड़ता है। तो ये है इंश्योरेंस का मीनिंग, जो हमने ऑलरेडी 12th स्टैंडर्ड में बहुत काफ़ी डिटेल में पढ़ा हुआ है कि क्या क्या टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस रहते हैं, सारी चीज़ें हमने वहाँ पे देखी है। तब इंश्योरेंस क्या होता है ये हमें पता है, एंड इंश्योरेंस सर्विस बिजनेस के लिए बहुत बहुत ज़रूरी हो जाती है। अगर बिजनेसेस इंश्योरेंस जो रिक्वायर्ड इंश्योरेंस है वो नहीं लेते हैं, तो अगर लॉस हो गया, मान लो चोरी हो गई या फायर हो गई बिल्डिंग में, तो क्या होता है अगर ज़्यादा नुकसान हो गया तो कभी कभी बिज़नेस को बंद भी हो जाना पड़ता है, ऐसी भी सिचुएशन आ जाती है। इसलिए ऐसी सिचुएशन से बचने के लिए बिजनेसेस हमेशा क्या करते हैं, इंश्योरेंस लेना प्रेफर करते हैं। ठीक है, अभी आजकल इंश्योरेंस के बारे में क्या ट्रेंड चल रहा है। पहले जब भी स्टार्टिंग था इंश्योरेंस का, तब कैसा था, वहाँ पे गवर्नमेंट की मोनोपोली थी। हमारी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वहीं से हमें इंश्योरेंस लेना पड़ता था। ठीक है, लेकिन धीरे धीरे कुछ चेंजेस आए एंड फिर क्या हुआ, प्राइवेट सेक्टर को भी एंट्री मिली इंश्योरेंस के बिजनेस में। मतलब क्या कि प्राइवेट बिजनेसेस जो है वो भी इंश्योरेंस का बिजनेस कर सकते हैं। अब आजकल के ज़माने में तो काफ़ी सारी कंपनीज़ है जो इंश्योरेंस का बिज़नेस करती है, एंड हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है इंश्योरेंस लेने के लिए। ठीक है, चलिए तो पढ़ते हैं कुछ। यहाँ पे उन लोगों ने इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, हिस्ट्री दिया हुआ है इंश्योरेंस के बारे में। ओपनिंग ऑफ इंश्योरेंस सेक्टर फॉर प्राइवेट प्लेयर्स in 1991, when rapid changes took place in many parts of the Indian economy, nothing happened to the institutional structure of insurance. It remained a monopoly of the government. In 1991 की जब हम बात करते हैं, ठीक है, तभी क्या हुआ था, काफ़ी सारे चेंजेस आए थे हमारी इंडियन इकोनॉमी में, लेकिन इंश्योरेंस में कुछ चेंजेस नहीं आया। वहाँ पे गवर्नमेंट की मोनोपोली थी तो वो वैसे ही रह गई। लेकिन इन 1993 क्या हुआ, मल्होत्रा कमिटी वॉज सेटअप हेडेड बाय मिस्टर R.N. मल्होत्रा, द देन गवर्नर ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। मतलब उस वक्त ये गवर्नर थे RBI के। तो इन्होंने एक कमिटी बनाई, ठीक है, 1993। अब क्या हुआ, इन 1994 मल्होत्रा कमिटी recommended for the liberalization of the Indian insurance sector। अब इन्होंने क्या रेकमेंड किया
रेकमेंड किया, कमिटी बनी है तो वो सिर्फ रेकमेंड कर सकती है, डिसीजन वो नहीं ले सकती। तो उन्होंने क्या रेकमेंड किया कि भाई क्या करो, इंश्योरेंस सेक्टर जो सिर्फ गवर्नमेंट की मोनोपोली है, तो आप वहाँ पे उसे थोड़ा लिबरलाइज करो। लिबरलाइज मतलब रूल्स एंड रेगुलेशंस हटा देना, कुछ हद तक किसी चीज़ को फ्री करना, लिबरलाइज कर देना। तो इन्होंने क्या रेकमेंड किया कि इंश्योरेंस सेक्टर को लिबरलाइज कर दो, मतलब प्राइवेट बिजनेसेस को भी अलाउ करो उसमें इन्वेस्टमेंट करने के लिए। नाउ द कमिटी recommended that insurance sector to be open to the private sector। ये कमिटी ने रेकमेंड ऐसा किया कि भाई प्राइवेट सेक्टर को भी इंश्योरेंस बिजनेस करने के लिए अलाउ किया जाए। उसके बाद क्या हुआ, इन मार्च 2016 देयर वर, अब 2016 की उन लोगों ने बात बताई है, इन मार्च 2016 देयर वर 52 इंश्योरेंस कंपनीज operating in India, of which 24 were in life insurance business and 28 in general business। ठीक है, अभी ये उन लोगों ने कुछ सिचुएशन बताई है 2016 के ईयर की, कि भाई उस वक्त क्या हुआ था, 52 टोटल इंश्योरेंस कंपनी थी हमारे इंडिया में, उसमें से 24 थी लाइफ इंश्योरेंस, जो स्पेसिफिक लाइफ इंश्योरेंस के लिए ही है, एंड अदर 28 इन जनरल इंश्योरेंस। अब ये जनरल इंश्योरेंस मतलब अदर देन लाइफ इंश्योरेंस, मतलब लाइफ फायर इंश्योरेंस हमने लिया, मरीन इंश्योरेंस लिया, ठीक है, वो सारे हो जाएंगे जनरल इंश्योरेंस। तो ये टोटल उस वक्त 52 इंश्योरेंस कंपनी हमारे इंडिया में थी। नाउ ओनली इन 1999 a new legislation came into effect signaling a change in the insurance industry structure. Therefore, in 1999, private insurance companies were allowed back into the business of insurance with a maximum of 26% FDI. The FDI cap of 26% in insurance sector is increased to 49% in March 2016. देखिए 1993 में जो मल्होत्रा कमेटी बनी थी, उन्होंने रेकमेंड किया कि प्राइवेट सेक्टर को भी अलाउ किया जाए इंश्योरेंस बिजनेस करने के लिए। उसके बाद 1999 में लेजिस्लेशन आया जहाँ पे अलाउ किया गया प्राइवेटाइजेशन के लिए, एंड उसमें एफडीआई मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, प्राइवेट सेक्टर तो आ ही गया इंश्योरेंस में, लेकिन उसमें भी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो अलाउ किया गया वो था 26% इन 1999। ठीक है, अब ये बढ़ के इन 2016 कितना हुआ, 49% हो गया। ठीक है, तो ये कुछ हिस्ट्री रहा, एंड 2016 के बारे में भी हमें इंफॉर्मेशन दिया है, कितना कंपनी था, उसमें से कितनी लाइफ इंश्योरेंस में थी एंड कितनी जनरल में थी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इन 1999 द IRA बिल वॉज रीनेम्ड the Insurance Regulatory and Development Authority IRDA bill, which was cleared by the government. In 2000, IRDA bill became an act with the assent of the President of India। ठीक है, क्या बताया उन लोगों ने जब ये जो IRA बिल पास हुआ था, ठीक है, उसका तो नेम चेंज करके क्या किया गया, IRDA इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी बिल। जब भी कोई एक्ट आता है तो वो डायरेक्टली नहीं आ जाता है, ठीक है, पहले बिल पास होता है उसके बाद वो एक्ट बनता है। तो ये बिल पास होने के बाद एक्ट बन गया हमारा इंश्योरेंस के रिलेटेड। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये कुछ हमने हिस्ट्री पढ़ लिया इंश्योरेंस के बारे में कि इंश्योरेंस में जो प्राइवेट बिजनेसेस को अलाउ किया गया वो किस तरीके से किया गया। अब आगे बढ़ते हैं। प्राइवेट फर्म्स इन द इंडियन इंश्योरेंस सेक्टर, यहाँ पे हमें कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं एंड उनके बारे में कुछ डिस्क्रिप्शन दिया है ना। सबसे फर्स्ट है यहाँ पे, सम ऑफ द प्राइवेट फर्म्स इन द इंडियन इंश्योरेंस सेक्टर इंक्लूड HDFC स्टैंडर्ड लाइफ। अब यहाँ पे दिस विल बी जॉइंटली सेटअप बाय इंडिया हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कंपनी,
द लार्जेस्ट हाउसिंग फाइनेंस कंपनी इन इंडिया एंड स्कॉटलैंड बेस्ड स्टैंडर्ड लाइफ। ठीक है, यहाँ पे इन दोनों ने मिलके कौन सी कंपनी बनाई? प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी HDFC स्टैंडर्ड लाइफ बनाया। उसके बाद है सुंदरम रॉयल अलायंस इंश्योरेंस कंपनी। इट इज़ पार्टनरशिप क्रिएटेड बाय सुंदरम फाइनेंस and three other companies of the TVS Group of Chennai, Madras and the London-based Royal and Sun Alliance। ये तीन लोगों ने मिलके यहाँ पे पार्टनरशिप किया। ठीक है, और कौन सी कंपनी बनी? सुंदरम रॉयल अलायंस इंश्योरेंस कंपनी। ठीक है, ये सेकेंड एग्जाम्पल हुआ प्राइवेट फर्म्स का, प्राइवेट बिजनेसेस का। नाउ थर्ड वन इज मैक्स न्यूयॉर्क लाइफ। इट इज़ अ पार्टनरशिप बिटवीन Delhi based pharmaceutical company Max India and New York Life, the New York based life insurance company। इन दोनों ने मिलके बनाया मैक्स न्यूयॉर्क लाइफ कंपनी। अब उसके बाद आता है ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। ये नाम आपने बहुत सुना होगा। ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, दिस इज़ अ जॉइंट वेंचर between Mumbai-based Industrial Credit and Investment Corporation and the London-based Prudential PLC। ठीक है, ये दोनों ने मिलके क्या बनाया? ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। ठीक है, अब फिफ्थ एग्जाम्पल देखते हैं। फिफ्थ दिया है इफ्को टोक्यो जनरल इंश्योरेंस कंपनी। इट इज़ अ जॉइंट वेंचर बिटवीन, जॉइंट वेंचर भी एक तरह का पार्टनरशिप ही होता है। ठीक है, इट इज़ अ जॉइंट वेंचर बिटवीन इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर्स कोऑपरेटिव एंड टोक्यो मरीन एंड फायर जापान। ठीक है, इन लोगों ने मिलकर बनाया इफ्को टोक्यो जनरल इंश्योरेंस कंपनी। फाइन, उसके बाद उन लोगों ने कुछ एग्जाम्पल दिए हैं, वो है टाटा AIG जनरल, बिरला सन लाइफ, बजाज एलियंस जनरल, SBI कार्डिफ लाइफ एंड SBI कार्डिफ लाइफ, ICICI लॉम्बार्ड एंड सो ऑन। ये कुछ उन लोगों ने हमें 10 फर्म के एग्जाम्पल दिए हैं जहाँ पे प्राइवेट सेक्टर ने एंट्री किया इन इंश्योरेंस सेक्टर। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे उन लोगों ने हमें क्या बताया है? रीजंस फॉर प्राइवेटाइजेशन ऑफ इंश्योरेंस सेक्टर। अब ये जो इंश्योरेंस सेक्टर पहले गवर्नमेंट ही देखता था, ठीक है, हमारे पास भी कोई ऑप्शन नहीं था, हमें सिर्फ वहीं पे जाना पड़ता था इंश्योरेंस लेने के लिए। तब क्या क्या रीजंस है जिनकी वजह से ये प्राइवेटाइजेशन किया गया? तो सबसे फर्स्ट है टू इंक्रीज पेनिट्रेशन ऑफ इंश्योरेंस इन इंडिया। ठीक है, अब यहाँ पे टू इंक्रीज पेनिट्रेशन ऑफ इंश्योरेंस इन इंडिया, पेनिट्रेशन मतलब मार्केट कवर करना, कितना आप ज़्यादा कस्टमर को अट्रैक्ट करते हो, मार्केट कवर करते हो, वो हो जाएगा पेनिट्रेशन का मीनिंग। तो अब यहाँ पे इंश्योरेंस को पहले कैसा था, ज़्यादा लोग इंश्योरेंस नहीं लेते थे। ठीक है, तो अब जैसे ही प्राइवेटाइजेशन हुआ वैसे ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर इंश्योरेंस लेने लगे, कस्टमर को अच्छी सर्विस भी मिलने लगी एंड उनके पास बहुत सारे ऑप्शंस भी अवेलेबल होने लगे इंश्योरेंस लेने के लिए। तो ये एक रीज़न हो गया प्राइवेटाइजेशन का। तो नाउ इन इंडिया देयर वाज लो इंश्योरेंस पेनिट्रेशन बोथ ऑफ लाइफ इंश्योरेंस एंड नॉन लाइफ इंश्योरेंस। It was felt that the insurance penetration would increase due to entry of private sector. In 2000-2001, the total insurance penetration, which is the ratio of insurance premium as a percentage of GDP, was only 2.32. जितना भी प्रीमियम कंपनी कलेक्ट कर रही थी उसको अगर जीडीपी के अकॉर्डिंग टू कंसिडर करें तो वो कितने परसेंटेज था? पहले 2.32 था। ड्यू टू द एंट्री ऑफ प्राइवेट सेक्टर द टोटल इंश्योरेंस पेनिट्रेशन हैज़ इंक्रीज टू 3.44 इन 2015। तो प्राइवेटाइजेशन की वजह से उसका कंट्रीब्यूशन बढ़ गया, 3.44 हो गया। हावेवर इंश्योरेंस पेनिट्रेशन इज स्टिल लो इन इंडिया।
अभी भी जितना चाहिए उतने लोग इंश्योरेंस नहीं ले रहे हैं हमारे इंडिया में, ठीक है, वो रेशियो अभी भी कम है। वन ऑफ द मेन रीज़न फॉर लो इंश्योरेंस पेनिट्रेशन इन इंडिया वॉज द इनइफेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन एंड मार्केटिंग स्ट्रेटजीज अडॉप्टेड बाय LIC। देखिए क्या उन लोगों ने रीज़न बताया है कि लोग क्यों नहीं लेते थे पॉलिसी, तो इनइफेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन था एंड मार्केटिंग स्ट्रेटजी। जो मार्केटिंग हम करते हैं, कस्टमर को बताते हैं कि भाई आपको इस सर्विस के क्या फ़ायदे हो सकते हैं, आपको ये क्यों लेना चाहिए, ठीक है, कस्टमर फिर हमारे पास आते हैं वो सर्विस लेने के लिए। तो वो मार्केटिंग स्ट्रेटजीज ही नहीं थी बराबर से, इसके लिए कस्टमर ज़्यादा से ज़्यादा अट्रैक्ट नहीं होते थे। एंड इनइफेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन मतलब जो कस्टमर को भी जो सर्विसेज मिलती थी वो भी प्रॉपर से नहीं मिलती थी। तो द कंपनी रिपोर्टेडली नेवर हैड एनी स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग गेम प्लान, ठीक है, कंपनी का कोई मार्केटिंग गेम प्लान नहीं था। एंड ड्यू टू इट्स मोनोपोलिस्टिक नेचर द नीड फॉर सीरियस मार्केटिंग एफर्ट्स वॉज नेवर फेल्ट, ठीक है। अब ये मार्केटिंग स्ट्रेटेजी ज़्यादा फॉलो नहीं की जाती थी। वो क्यों नहीं की जाती थी? क्योंकि मोनोपोली थी उस टाइम, एक ही कंपनी थी जिसके पास से हमें इंश्योरेंस लेना पड़ता था, मोनोपोली थी, इसके लिए वो उनको ज़्यादा मार्केटिंग करने की ज़रूरत कभी लगी ही नहीं, ठीक है। इसकी वजह से क्या हुआ, ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर भी अट्रैक्ट नहीं हुए। तो ये एक रीज़न हो गया कि क्यों प्राइवेटाइजेशन करने की ज़रूरत पड़ गई। नाउ सेकेंड पॉइंट इज़ टू अट्रैक्ट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ठीक है। पहले अगर एक ही कंपनी कर रही है इंश्योरेंस का बिजनेस, ठीक है, मोनोपोली है, तो फिर वहाँ पे फॉरेन कंपनीज भी इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाएगी क्योंकि उनको अलाउ ही नहीं है। तो अब क्या हुआ, जैसे जैसे प्राइवेटाइजेशन किया गया वैसे वैसे FDI भी अलाउ किया गया, फॉरेन कंपनीज़ को भी अलाउ किया गया हमारे इंडिया में इंश्योरेंस बिजनेस करने के लिए, ठीक है। तो ये एक फ़ायदा हो गया प्राइवेटाइजेशन करने का। अब फॉरेन इन्वेस्टमेंट जैसे जैसे होने लगा हमारी कंट्री में, तो क्या हुआ, हमारी कंट्री में कैपिटल इनफ्लो हुआ, नई नई टेक्नोलॉजी आ गई एंड हमारा बिजनेस और ग्रो करने लगा, GDP भी बढ़ने लगा हमारी कंट्री का। तो टू अट्रैक्ट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, इंडियन इंश्योरेंस सेक्टर was privatized so that it can attract FDI. FDI is allowed only in private insurance sector with a limit of 26%. This limit was increased to 49% in March 2016. ये चीज़ हमने आगे पढ़ी कि पहले कितना FDI अलाउ किया गया था जब प्राइवेटाइजेशन हुआ, तो 26% अलाउ किया गया था। 26% तक फॉरेन कंपनी इन्वेस्टमेंट कर सकती है हमारे इंडिया के बिजनेस में, जो इंक्रीज़ किया गया 49% तक इन मार्च 2016। इन अगस्त 2021 FDI इन इंश्योरेंस सेक्टर इंक्रीज टू 74%। FDI इज़ अलाउड इन LIC, अब ये स्पेसिफिक LIC की बात की है, FDI इज़ अलाउड इन LIC up to 20%. The FDI brings certain benefits. देखिए अभी FDI जो अलाउ किया गया है उसके क्या क्या फ़ायदे होते हैं। कैपिटल इनफ्लोज फॉर एक्सपांशन एंड मॉडर्नाइजेशन, कैपिटल इनफ्लो हुआ, सबसे पहली चीज़ पैसे आए हमारी कंट्री में, कैपिटल आया, जिसने क्या फ़ायदा दिया, हमारे जो ऑलरेडी बिजनेस है वो एक्सपांड होने लगे एंड मॉडर्नाइज, अच्छी अच्छी टेक्निक्स, अच्छे लेटेस्ट प्रोसीजर एंड टेक्निक्स यूज़ करके हम बिजनेस करने लगे, ठीक है। तो ये एक फ़ायदा हुआ। दूसरा हुआ स्किल डेवलपमेंट, हमारे जो एम्प्लॉयज़ काम करते हैं इंश्योरेंस बिजनेस में, ठीक है, उनको ट्रेनिंग मिलने लगी, डेवलपमेंट मिलने लगा, तो उनका स्किल डेवलपमेंट हुआ। एंड थर्ड वन टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र, वहाँ से यहाँ टेक्नोलॉजी भी आने लगी, लेटेस्ट जो अच्छी अच्छी टेक्नोलॉजी है वो भी आने लगी, तो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र का भी बेनिफिट मिलने लगा, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज हुआ प्राइवेटाइजेशन करने का कि भाई FDI का भी बेनिफिट हमें मिल गया। अब आगे बढ़ते हैं थर्ड पॉइंट की तरफ, ठीक है, टू जनरेट कंपटीशन। अब ये कंपटीशन की जब हम बात करते हैं तो क्या हुआ, पहले मोनोपोली थी सिर्फ गवर्नमेंट की,
ठीक है, एक ही कंपनी के पास से हमें इंश्योरेंस लेना पड़ता था। जबकि अब क्या हो गया है, बहुत सारी कंपनीज हो गई। आफ्टर प्राइवेटाइजेशन एफडीआई भी अलाउ किया, बहुत सारी कंपनीज हो गई। कस्टमर के पास अभी बहुत सारे ऑप्शंस हो गए कि कहाँ से इंश्योरेंस लेना है। ठीक है, तो उसकी वजह से क्या हो गया, मार्केट में कंपटीशन बढ़ गया। अब ये कंपटीशन बढ़ने की वजह से क्या होता है, हर कोई भी बिजनेस हो कोई भी इंश्योरेंस बिजनेस क्या ट्राई करेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर उसके बिज़नेस में आए। इसके लिए वो क्या करेगा, अच्छे से अच्छी सर्विस देगा कस्टमर को, ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट्स देगा। ठीक है, तो इसके लिए क्या हुआ, हेल्दी कंपटीशन ग्रो हुआ हमारे इंडियन मार्केट में। तो जो टू जनरेट कंपटीशन, ये एक रीज़न रहा प्राइवेटाइजेशन करने का। The privatization of insurance sector was expected to generate competition. Prior to 2000, LIC had the monopoly in life insurance. सिर्फ LIC की monopoly थी, and the General Insurance Corporation and its 4 subsidiaries in non-insurance. ठीक है, लाइफ इंश्योरेंस LIC की एंड जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन की मोनोपोली थी पहले, लेकिन अब क्या हुआ, आफ्टर प्राइवेटाइजेशन और भी बहुत सारी कंपनीज आ गई मार्केट में। विद द प्राइवेटाइजेशन ऑफ इंडियन इंश्योरेंस सेक्टर, अ नंबर ऑफ प्राइवेट इंश्योरेंस फर्म्स एंटर्ड द इंश्योरेंस मार्केट. दिस हैज़ रिजल्टेड इन गुड कॉम्पिटिशन बिटवीन पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर। अब देखते हैं फोर्थ रीज़न प्राइवेटाइजेशन करने का क्या है, वो है टू इम्प्रूव कस्टमर सर्विस। कस्टमर को जो सर्विस मिल रही थी इन इंश्योरेंस सेक्टर, जब अब हम सोचेंगे कि पहले एक ही बिजनेस था जहाँ से कस्टमर को लेना है सर्विस, इंश्योरेंस सर्विस, ठीक है, वो एक सिनेरियो है। एंड आज के मार्केट में बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है कस्टमर के पास। तो ऑफ कोर्स कस्टमर को सर्विस कहाँ पे अच्छी मिलेगी, जहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस हैं वहाँ पे, क्योंकि सारे ही बिजनेसेस क्या ट्राई करेंगे कि वो अच्छे से अच्छी सर्विस दे कस्टमर को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर उनके बिजनेस में अट्रैक्ट हो जाए। ठीक है, तो क्या हुआ, प्राइवेटाइजेशन की वजह से नए नए बिजनेसेस आए मार्केट में। ठीक है, एंड उनकी वजह से क्या हुआ, हेल्दी कंपटीशन ग्रो हुआ एंड कस्टमर को अच्छी सर्विस मिलने लग गई। तो ड्यू टू प्राइवेटाइजेशन ऑफ इंश्योरेंस सेक्टर, द कस्टमर सर्विस हैज़ इम्प्रूव्ड कंसीडरेबली। कस्टमर का जो सर्विस मिल रही थी वो बहुत अच्छे से इम्प्रूव हो गई। प्रायर टू प्राइवेटाइजेशन द कस्टमर्स वर प्रोवाइडेड विथ पुअर सर्विस, स्पेशली रिलेटिंग टू पॉलिसी क्लेम्स ऑन मैच्योरिटी। पहले कैसा था, कस्टमर्स को ज़्यादा अच्छी सर्विस नहीं मिलती थी, पुअर सर्विस मिलती थी, वो भी किस मैटर में, रिलेटिंग टू पॉलिसी क्लेम्स ऑन मैच्योरिटी। अब इंश्योरेंस की जब बात करते हैं तो उसमें क्या होता है, सबसे पहले जो पर्सन है, जो कस्टमर है, पॉलिसी ले रहा है, ठीक है, तो वो क्या करेगा, जब उसे पॉलिसी लेनी है तो वो अप्लाई करेगा, फिर कंपनी उसे पॉलिसी देगी, फिर वो पर्सन रेगुलरली प्रीमियम पे करेगा। एंड जब भी प्रॉब्लम कुछ हो जाती है, रिस्क हो जाता है रियल में, तो उस टाइम क्या होता है, वो पर्सन क्या करेगा, क्लेम करेगा। ठीक है, उसके पैसे क्लेम करेगा, लॉस को क्लेम करेगा, और फिर वो कंपनी लॉस कॉम्पेंसेट करके दे देती है। तो ये जो पूरी प्रोसीजर होती है, तो जब क्लेम सेटलमेंट की जो सर्विस मिलती है कस्टमर को, वहाँ पे पहले क्या था, पुअर सर्विस, बहुत प्रॉब्लम्स आती थी कस्टमर के लिए क्लेम सेटलमेंट करने में। लेकिन आफ्टर प्राइवेटाइजेशन क्या हो गया, इस सर्विस में बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हो गया। कस्टमर के क्लेम्स भी जल्दी सेटल होते हैं एंड उनको अच्छे से सेटलमेंट मिलता भी है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि बहुत कम पैसे उन्हें मिले। तो ये सारे बेनिफिट मिलने लगे आफ्टर प्राइवेटाइजेशन। करंटली द कस्टमर्स आर गेटिंग सर्विस नॉट ओनली फ्रॉम द प्राइवेट प्लेयर्स बट ऑल्सो फ्रॉम द पब्लिक सेक्टर इंश्योरेंस फर्म सच एज LIC। ठीक है, दोनों ही जगहों से कस्टमर के लिए ऑप्शंस अवेलेबल है इंश्योरेंस लेने के लिए। ठीक है, तो ये एक बेनिफिट हो गया या रीज़न हम कह सकते हैं प्राइवेटाइजेशन करने का। नाउ नेक्स्ट इज टू फैसिलिटेट एक्सपेंशन। अब प्राइवेटाइजेशन करने से क्या हुआ,
एफडीआई भी अलाउ किया गया। उसकी वजह से क्या हुआ, एक्सपांशन हुआ इंश्योरेंस सेक्टर का, ठीक है, नए नए बिजनेसेस डेवलप हुए, सेटअप हुए, ठीक है, एंड एफडीआई आने की वजह से भी काफ़ी सारे नए नए बिजनेसेस सेटअप हुए इंडियन मार्केट में। तो प्रायर टू प्राइवेटाइजेशन ऑफ इंडिया इंश्योरेंस सेक्टर, द पब्लिक सेक्टर स्पेशली in the case of life insurance did not make much effort to cater to the insurance need of the people, especially in backward areas. It was expected that privatization of the insurance sector would lead to expansion as private sector firms would make every possible effort to reach those areas which was not covered earlier. क्या बता रहे हैं वो लोग कि प्राइवेटाइजेशन की वजह से क्या हुआ, क्या करेंगे वो लोग कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाने की ट्राई करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा वो लोग चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इंश्योरेंस ले, ठीक है। तो रूरल एरियाज़ है, बैकवर्ड एरियाज़ है, जहाँ पे लोग इंश्योरेंस नहीं लेते थे, वहाँ पे भी जाके ये प्राइवेट सेक्टर फर्म्स क्या करेगी, वहाँ पे भी जाके मार्केटिंग करेगी ताकि वहाँ के भी लोग इंश्योरेंस लेना पसंद करें। तो उसकी वजह से क्या होता है, उनका बिजनेस ग्रो करता है, एक्सपैंड करता है। करंटली पीपल इन बैकवर्ड एरियाज आर अवेयर ऑफ द बेनिफिट ऑफ इंश्योरेंस मेनली ड्यू टू मार्केटिंग एफर्ट्स ऑफ प्राइवेट प्लेयर्स, ठीक है। अभी पहले मोनोपोली थी सिर्फ गवर्नमेंट की, उस टाइम पे क्या था, ज़्यादा मार्केटिंग नहीं किया जाता था। तो रूरल एरिया, बैकवर्ड एरियाज़ में लोग ज़्यादातर पॉलिसीज़ लेना पसंद नहीं करते थे, ठीक है, वो अवेयर भी नहीं थे। जबकि आजकल अभी कैसा हो गया, प्राइवेटाइजेशन के बाद प्राइवेट सेक्टर ने क्या किया, बहुत अच्छे से मार्केटिंग किया ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स लाने के लिए। एंड रूरल एरिया में भी अभी लोग क्या है, अवेयर है इंश्योरेंस के बारे में कि भाई कौन कौन से इंश्योरेंस रहते हैं, कौन कौन सी कंपनीज़ है, क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल है। तो लोग काफ़ी अवेयर हो गए हैं एंड पॉलिसीज़ भी वो लेते हैं। अब आगे बढ़ते हैं 6th रीज़न की तरफ कि प्राइवेटाइजेशन करने का रीज़न एक क्या रहा, टू जनरेट एम्प्लॉयमेंट। ऑफ कोर्स प्राइवेटाइजेशन हुआ, नए नए बिजनेसेस ग्रो हुए, डेवलप हुए, एफडीआई अलाउ हुआ, ठीक है। उसकी वजह से क्या होता है, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ जाती है इंश्योरेंस कंपनी में, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है लोगों को, ठीक है, बहुत सारी। तो क्या होता है, हमारे इंडिया में जॉब अपॉर्चुनिटीज़ जब मिलती है तो लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज़ होता है एंड परचेसिंग पावर भी उनका बढ़ जाता है। नाउ वन ऑफ द रीजंस फॉर प्राइवेट इंश्योरेंस सेक्टर एम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी, इट इज़ फेल्ट दैट प्राइवेटाइजेशन वुड लीड टू इंक्रीज in insurance penetration and expansion of the sector. This would result in more employment. Therefore, at present, several people are employed with the private insurance firm. देखिए, जब से प्राइवेट इंश्योरेंस फर्म आने लगी, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिलने लगी, ठीक है। तो ये एक सबसे बड़ा रीज़न हो जाएगा टू जनरेट एम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट हम देखते हैं टू इम्प्रूव एफिशिएंसी। अब क्या हुआ, प्राइवेट सेक्टर की एंट्री की वजह से बिजनेसेस ज़्यादा एफिशिएंटली काम करने लगे। एफिशिएंटली मतलब अच्छे से काम करने लगे। जैसे कि हमने आगे एग्जाम्पल देखा था क्लेम सेटलमेंट वाला, जो सर्विस कस्टमर को पहले मिलती थी पुअर सर्विस थी, लेकिन अब कैसा है, कस्टमर को अच्छे से अच्छी सर्विस दी जाती है। अगर मान लो कस्टमर ने कहीं से पॉलिसी ली हुई है एक कंपनी से, ठीक है, उसे क्लेम सेटलमेंट करवाना है, अगर उसे अच्छी सर्विस नहीं मिलती है तो वो कस्टमर क्या करेगा, वो बोलेगा चलो नहीं, अभी मुझे यहाँ से पॉलिसी कैंसिल करना है, मुझे अभी कहीं और से लेना है, यहाँ पे अच्छी सर्विस नहीं मिल रही है, ठीक है। तो क्या हो जाता है, कस्टमर शिफ्ट हो जाता है दूसरे बिजनेस की तरफ। तो अब आफ्टर प्राइवेटाइजेशन क्या हुआ, बिजनेसेस के लिए कंपटीशन बढ़ गया, तो वो क्या हुआ, अच्छे से वो लोग एफिशिएंटली काम करने लग गए। इट वाज एस्टिमेटेड दैट प्राइवेट सेक्टर वुड एनहेंस एफिशिएंसी इन इंश्योरेंस सेक्टर एज प्राइवेट सेक्टर वुड अंडरटेक सर्टेन एक्टिविटीज टू बी मोर एफिशिएंट एंड compete with public sector. Such activities would involve
रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन। ठीक है, अभी एफिशिएंटली काम करने के लिए क्या कर रही है कंपनीज? रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर रही है कंटिन्यू उनकी सर्विसेज में। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, उनके जो एम्प्लॉयज़, जो स्टाफ काम कर रहा है, उन्हें अच्छी से अच्छी ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट दिया जाता है। एंड टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन, जो भी टेक्नोलॉजी वो लोग यूज़ कर रहे हैं बिजनेस में, उसको रेगुलरली अपडेट किया जाता है। ठीक है, ताकि वो मार्केट में अच्छे से कॉम्पीट कर सके, अच्छे से सर्वाइव कर सके। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज, नेक्स्ट रीज़न इज टू ब्रिंग प्रोफेशनलिज्म इन इंश्योरेंस सेक्टर। जैसे जैसे प्राइवेटाइजेशन हुआ, प्राइवेट सेक्टर डेवलप हुआ, क्या हुआ उसमें? प्रोफेशनलिज्म आया। मतलब लोग जो अंदर काम कर रहे हैं इन प्राइवेट सेक्टर, वो अच्छे स्किल्ड क्वालिफाइड लोग काम करने लगे, ताकि वो मार्केट में सर्वाइव कर सके, कंपटीशन को फेस कर सके। ठीक है, तो क्या हुआ, एक तरह का प्रोफेशनलिज्म आ गया। प्लस क्या हुआ, एफडीआई भी अलाउ किया गया। तो अब ये एफडीआई जो अलाउ किया गया, तो हमारी कंट्री में उसकी वजह से भी प्रोफेशनलिज्म बढ़ गया। नई नई टेक्नोलॉजी भी आने लगी, नई अच्छी से अच्छी ट्रेनिंग भी मिलने लगी हमारे एम्प्लॉयज़ को। तो एनी सेक्टर कैन एक्सपैंड और इम्प्रूव परफॉर्मेंस ड्यू टू द प्रोफेशनल अप्रोच अडॉप्टेड बाय वेरियस यूनिट्स ऑफ द इंडस्ट्री। द प्राइवेट सेक्टर इज मोर लाइकली टू अडॉप्ट professional approach in various activities relating to human resource management and also operations management। ठीक है, कौन कौन सी चीज़ों में प्रोफेशनल अप्रोच आया? ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, जो एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं, ह्यूमन रिसोर्स काम कर रहे हैं कंपनी में, उन्हें मैनेज करने के लिए। एंड दूसरा, जो भी ऑपरेशंस, जो भी एक्टिविटीज़ हो रही है बिजनेस में, उसे मैनेज करने में प्रोफेशनलिज्म आ गया। For instance, private sector firms may give more importance to promotion on the basis of merit rather than promotion by seniority due to their professional approach। देखिए, यहाँ पे उन लोगों ने एग्जाम्पल दिया है, प्राइवेट सेक्टर में क्या फॉलो किया गया? जो अच्छे से अच्छा काम करता है उसे प्रमोशन मिलेगा। एज वाइज नहीं देखा उन लोगों ने कि चलो अभी एज बढ़ रही है प्रमोशन मिलेगा, नहीं। जो अच्छा काम करता है उसे प्रमोशन मिलेगा। अब उससे क्या होगा? प्रोफेशनलिज्म आया एंड एम्प्लॉयज़ क्या करते हैं? एफिशिएंटली काम करते हैं। द प्राइवेट सेक्टर वुड ऑल्सो फोकस ऑन प्रोडक्टिव एक्टिविटीज सच एज ट्रेनिंग टू एम्प्लॉयज़, सिस्टमैटिक मार्केटिंग रिसर्च एंड सो ऑन। ये सारी चीज़ों पे प्राइवेट सेक्टर ने फोकस किया जो पहले नहीं किया जाता था। तो ये हो देखे हम लोगों ने कुछ रीजंस क्यों ज़रूरी था प्राइवेटाइजेशन करना इन इंश्योरेंस सेक्टर। अब आगे बढ़ते हैं, कुछ उन लोगों ने और बताया है हमें ऑफ एफडीआई ऑन बैंकिंग एंड इंश्योरेंस सेक्टर इन इंडिया। अब यहाँ पे हमें दोनों बैंकिंग के रिलेटेड भी देखना है एंड इंश्योरेंस के रिलेटेड भी देखना है कि भाई जो एफडीआई अलाउ किया गया इन सेक्टर में, इंश्योरेंस में एंड बैंकिंग में, तो इसकी क्या इफ़ेक्ट आई? एफडीआई मतलब हमें पता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ठीक है, फॉरेन कंपनी को अलाउ किया गया हमारी कंट्री के बिजनेसेस में इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तो ये जो एफडीआई अलाउ किया उसका क्या इम्पैक्ट आया वो देखते हैं कि इन द पोस्ट लिबरलाइजेशन पीरियड, पोस्ट लिबरलाइजेशन मतलब लिबरलाइज जो किया गया, काफ़ी सारे जो पहले रूल्स थे वो हटाए गए एंड जो एफडीआई अलाउ किया गया, तो उसके बाद इन द पोस्ट लिबरलाइजेशन पीरियड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ अलाउड एफडीआई इन प्राइवेट बैंकिंग सेक्टर अप टू 74%। देखिए, बैंकिंग में कितना एफडीआई अलाउ किया गया है? अप टू 74%। एंड इन द प्राइवेट इंश्योरेंस सेक्टर अप टू 49। इंश्योरेंस में 49% अलाउ किया गया है ऑफ द टोटल इक्विटी। ठीक है, अब देखते हैं इम्पोर्टेंस, पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ एफडीआई। अब ये जो एफडीआई करने की पॉजिटिव इम्पैक्ट हुई है उसे देखते हैं। तो सबसे पहला, इनफ्लो ऑफ फॉरेन कैपिटल। जब भी एफडीआई की बात आती है तो सबसे पहले ये पॉइंट तो दिमाग में आना ही चाहिए कि जब भी फॉरेन कंपनी हमारे
यहाँ के बिजनेस में इन्वेस्ट करती है, तो इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है कि वो कंपनी कैपिटल लाएगी हमारे बिजनेसेस में, मतलब इनफ्लो होगा कैपिटल का। ठीक है, ये सबसे पहला पॉइंट याद आ ही जाना चाहिए। तो इनफ्लो ऑफ फॉरेन कैपिटल, FDI results in inflow of foreign capital. The foreign capital can be used by domestic banks, insurance firms for expansion and modernization. Also, the balance of payment position of a country improves due to inflow of foreign capital. ठीक है, ऑफ कोर्स अभी पैसे आएंगे बिजनेस में। ठीक है, हम नॉर्मली भी कोई बिजनेस कर रहे हैं तो हमें मान लो कैपिटल आया हमारे बिजनेस में एडिशनल, तो हम क्या करने वाले हैं, उस पैसे को यूज़ करेंगे हमारे बिजनेस को ग्रो करने के लिए, एक्सपांड करने के लिए। ठीक है, हम R&D करेंगे या फिर टेक्नोलॉजी कुछ नया यूज़ करेंगे। इन्हीं चीज़ों में हम क्या करते हैं, हमारे कैपिटल को यूज़ करते हैं। ठीक है, इसलिए फर्म्स क्या करने लगे, एक्सपांड एंड मॉडर्नाइजेशन के लिए कैपिटल को यूज़ करने लगे एंड बिजनेसेस को आगे लाने लगे। तो ये सबसे फर्स्ट इम्पैक्ट हो गया इनफ्लो ऑफ फॉरेन कैपिटल। अब आगे बढ़ते हैं, ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी। अब बिजनेस में कैपिटल तो आया फॉरेन कंट्री से, लेकिन साथ ही दूसरी चीज़ क्या हो गई, टेक्नोलॉजी भी आई। ऑफकोर्स फॉरेन कंपनी इन्वेस्ट कर रही है हमारे बिजनेस में, तो साथ ही वो टेक्नोलॉजी का बेनिफिट भी हमें देगी। तो द फॉरेन पार्टनर ट्रांसफर्स टेक्नोलॉजी एंड प्रोसेस टू द डोमेस्टिक। ठीक है, वहाँ पे जो टेक्नोलॉजी एंड प्रोसेसेस यूज़ हो रहे हैं वो टेक्नोलॉजी एंड प्रोसेस हमारी कंट्री में भी ट्रांसफ़र होगा। द ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी वुड हेल्प टू इम्प्रूव क्वालिटी ड्यू टू स्पीड एंड रिडक्शन ऑफ कॉस्ट। ठीक है, क्या होने लगा, टेक्नोलॉजी आने की वजह से क्वालिटी इम्प्रूव हो गई, क्वालिटी बढ़ गई ड्यू टू स्पीड एंड रिडक्शन हो गया कॉस्ट का। ठीक है, क्योंकि हम नई टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं, नए प्रोसेसेस यूज़ कर रहे हैं, तो उसकी वजह से क्या हो गया, कॉस्ट कम होने लगी हमारी। दिस हेल्प्स टू इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी ऑफ द डोमेस्टिक बैंक्स और इंश्योरेंस फर्म। बैंक हो या इंश्योरेंस कंपनी हो, क्या हो गया, उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ गई, मतलब वो ज़्यादा एफिशिएंटली काम करने लगे, कस्टमर को और अच्छे से सर्विस वो देने लगे। तो ये एक फ़ायदा हो गया FDI करने का कि ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी हुआ फॉरेन कंट्री से हमारी कंट्री में। नाउ थर्ड इज़ प्रोफेशनल स्किल। पहले हमने बात की कि FDI करने से क्या हुआ, पैसे आए हमारी कंट्री में, कैपिटल आया। दूसरी चीज़ हुई टेक्नोलॉजी आई। ठीक है, वहाँ पे जो प्रोसेसेस यूज़ हो रही थी, टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही थी, वो यहाँ पे आई। अब थर्ड थिंग बात करते हैं एम्प्लॉयज़ के बारे में। जो बैंकिंग सेक्टर या इंश्योरेंस सेक्टर में काम कर रहे हैं, वो एम्प्लॉयज़ को क्या हुआ, अच्छे से अच्छी ट्रेनिंग मिलने लगी। ठीक है, उनका डेवलपमेंट होने लगा, तो उसकी वजह से क्या हुआ, प्रोफेशनल स्किल्स आ गई उन लोगों के अंदर। ठीक है, तो द फॉरेन पार्टनर मे डेप्यूट professional manager to assist the management of domestic bank insurance firm. The foreign bank or insurance firm may also provide training to the staff of its domestic partner. This will help to improve efficiency of the personnel, which in turn can generate higher return. ठीक है, क्या हुआ, फॉरेन कंट्रीज़ ने जब हम कंपनीज़ ने जब हमारे बिजनेसेस में इन्वेस्टमेंट किया, तो उन लोगों ने क्या किया कि उसके साथ ही उन्होंने हमारे एम्प्लॉयज़ को एम्प्लॉयज़ या पर्सनल हम बोलेंगे, उन्हें ट्रेनिंग देना भी चालू किया। उसकी वजह से क्या हुआ, उनकी एफिशिएंसी बढ़ गई एंड एफिशिएंसी बढ़ने की वजह से हायर रिटर्न्स मिलने लगे, मतलब वो अच्छे से अच्छा काम करने लगे एंड अच्छे से अच्छे रेवेन्यू होने लगा, उसकी वजह से हमें अच्छे रिटर्न्स मिलने लगे। ठीक है, तो ये हुआ थर्ड इम्पैक्ट प्रोफेशनल स्किल के बारे में। इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अब इकोनॉमिक डेवलपमेंट की जब हम बात करेंगे तो वो हम पढ़ेंगे रिलेटेड टू हमारे नेशन या हमारी कंट्री। ठीक है, अब ये जो FDI हमारी कंट्री में किया गया, उसकी वजह से नए नए बिजनेसेस डेवलप हुए, नए नए बिजनेसेस एक्सपैंड हुए। ठीक है, उसकी वजह से क्या हुआ, हमारी कंट्री का जो GDP था वो बढ़ गया
एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट होने लगा हमारे नेशन का। तो नाउ FDI in banking insurance sector facilitates economic development of the nation. Due to FDI, the domestic bank can provide more funds, loans or advances to the firm. ठीक है, this increases the production of goods and services which in turn enhances economic growth of the nation. ठीक है, क्या बोला है उन लोगों ने, FDI की वजह से क्या हुआ, डोमेस्टिक बैंक जो थे, बैंक की बात चल रही है यहाँ पे, डोमेस्टिक बैंक जो थे वो क्या करने लगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोन दे पाए कस्टमर को, एंड वो कस्टमर थे वो भी खुद का डेवलपमेंट करने लगे, एंड उसकी वजह से हमारी कंट्री का भी डेवलपमेंट होने लगा। तो ये हो गया हमारा 4th पॉइंट जो था हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट से रिलेटेड। नाउ 5th इज एम्प्लॉयमेंट। जब FDI हुआ कंट्री में, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ठीक है, अदर कंट्रीज़ ने हमारी कंट्री में इन्वेस्टमेंट करना चालू किया, उसकी वजह से क्या हुआ, हमारी कंट्री में बिजनेस ज़्यादा से ज़्यादा सेटअप होने लगे, ग्रो होने लगे, एक्सपैंड होने लगे। उसकी वजह से क्या हुआ, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ जो मिल रही थी लोगों को कंट्री में वो बढ़ गई। हमारे इंडिया में लोगों को क्या हुआ, ज़्यादा से ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलने लगी एम्प्लॉयमेंट की। तो ये एक सबसे बड़ा फ़ायदा हो गया FDI का। तो FDI हेल्प्स टू क्रिएट डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट। अब यहाँ पे उन लोगों ने 2 पार्ट में डिवाइड किया है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट। सबसे फर्स्ट डायरेक्ट में क्या बताया है, डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट इन द बैंक इंश्योरेंस फर्म वेयर FDI इज डिप्लॉयड। ठीक है, जो भी बैंक या इंश्योरेंस फर्म सेटअप हुआ है ड्यू टू FDI, ठीक है, तो वो बिजनेस जो नया क्रिएट हुआ है, ऑफ कोर्स वहाँ पे तो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी ही लोगों को। प्लस इनडायरेक्ट में उन लोगों ने क्या बताया है, इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट इन द सेक्टर इन प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर ड्यू टू एम्प्लॉयमेंट द परचेसिंग पावर ऑफ द एम्प्लॉयड increases and therefore they can enjoy higher standard of living। अब ये जो नए नए बिजनेसेस डेवलप हुए बैंकिंग एंड इंश्योरेंस के, तो वो सर्विस जो भी अदर बिजनेसेस यूज़ करने वाले हैं, जिसका भी मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस है, ट्रेडिंग का बिजनेस है, ठीक है, वो लोग जो ये सर्विस यूज़ करने वाले हैं वहाँ पे भी एम्प्लॉयमेंट जनरेट होने लगी। ठीक है, वो बिजनेसेस भी डेवलप होने लगे, तो वहाँ पे जो एम्प्लॉयमेंट मिली लोगों को, उसे हम बोलेंगे इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट। तो अब ये जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी मिली लोगों को, ज़्यादा से ज़्यादा जॉब मिलने लगी, उसकी वजह से क्या हुआ, उनका परचेसिंग पावर बढ़ गया एंड उसकी वजह से उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी इंक्रीज हो गया। तो ये था 5th पॉइंट एम्प्लॉयमेंट का। नाउ 6th वन इज कॉरपोरेट इमेज। कॉरपोरेट इमेज बढ़ गई जहाँ पे FDI किया गया, जिस बिजनेस में, जिस कंपनी में FDI हुआ है, ऑफ कोर्स मार्केट में उसकी कॉरपोरेट इमेज ज़्यादा रहती है। फॉरेन बैंक्स और इंश्योरेंस फर्म इन्वेस्ट इक्विटी इन सिलेक्ट डोमेस्टिक बैंक insurance firms. Therefore, the corporate image of the domestic banks in which FDI is undertaken improves not only in the domestic market but also in the international market. कंपनी की इमेज बहुत बढ़ जाती है FDI करने की वजह से। Now next is revenue to the government. Due to FDI हमने देखा, FDI की वजह से क्या होता है, एक तो कैपिटल इनफ्लो होता है हमारी कंट्री में, दूसरा क्या होता है, टेक्नोलॉजी आती है हमारी कंट्री में, हमारे कंट्री के बिजनेस में नई नई टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र होती है। एंड थर्ड हमने और एक चीज़ देखी थी, प्रोफेशनलिज्म भी आता है। तो ये सारी ही चीज़ों की वजह से क्या होता है, बिजनेसेस एफिशिएंटली काम करते हैं। जो भी बैंक है या इंश्योरेंस सेक्टर है जहाँ पे FDI हुआ है, वो बहुत अच्छे से एफिशिएंटली काम करता है। अब ये एफिशिएंटली काम करने की वजह से क्या होता है, उसका रेवेन्यू बढ़ता है, एंड रेवेन्यू जो बढ़ता है वो कंट्रीब्यूट करता है गवर्नमेंट के रेवेन्यू में। वो कैसे कंट्रीब्यूट करेगा, जैसे जैसे ही बिजनेसेस की इनकम बढ़ेगी, बैंक है या इंश्योरेंस फर्म है, उसकी इनकम बढ़ेगी तो वो उसके ऊपर ज़्यादा टैक्स पे करेगा गवर्नमेंट को, तो गवर्नमेंट का रेवेन्यू भी बढ़ता है। नाउ ड्यू टू FDI the domestic bank or insurance firm
can lend more fund in the market to provide insurance. The business firm can expand their business activities due to credit or insurance provided by the bank insurance firm. Expansion of business may enable to earn higher returns. As a result, the government may earn higher revenue by way of direct and indirect taxes. ऑफकोर्स जैसे हम कोई भी दूसरे भी बिजनेस की अगर बात करते हैं तो बिजनेस अगर ग्रो करता है, डेवलप करता है, तो क्या होता है, उसका रेवेन्यू बढ़ता है एंड उसका अगर रेवेन्यू बढ़ता है तो गवर्नमेंट को टैक्स ज़्यादा मिलता है, ठीक है, इसलिए गवर्नमेंट का रेवेन्यू भी बढ़ जाता है। अब आगे बढ़ते हैं 8 पॉइंट की तरफ, जो है कस्टमर सर्विस। ये कस्टमर सर्विस के बारे में हमने पढ़ा कि क्या होता है, बिजनेस अगर एफिशिएंटली काम करता है तो कस्टमर को जो सर्विस मिलती है, हम बैंकिंग की बात करें या इंश्योरेंस की बात करें, तो कस्टमर को भी वो सर्विस बहुत हाई क्वालिटी की मिलती है, अच्छी मिलती है। तो FDI ब्रिंग्स इन मॉडर्नाइजेशन एंड प्रोफेशनलिज्म। Therefore, customer gets better service due to professional approach of the staff। क्योंकि स्टाफ प्रोफेशनलिज्म अप्रोच रखता है, टेक्नोलॉजी अच्छी यूज़ हो रही है, उसकी वजह से क्या होता है, कस्टमर को सर्विस भी बेटर मिलती है, अच्छी मिलती है। नाउ नेक्स्ट इज एंट्री इन ओवरसीज मार्केट। अब क्या हुआ, एंट्री इन ओवरसीज मार्केट मतलब हमारे कंट्री के बिजनेसेस दूसरी कंट्री के बिजनेसेस में भी इन्वेस्ट करने लग गए हैं, ठीक है। तो FDI में इनेबल प्राइवेट बैंक्स और इंश्योरेंस फर्म टू सेट अप ब्रांचेस अब्रॉड, ठीक है। क्या हुआ, अब्रॉड मतलब हमने दूसरी कंट्री में हमने ब्रांचेस ओपन किए, हमारा बिजनेस एक्सपैंड किया। द इंडियन बैंक्स कैन टेक एडवांटेज ऑफ गुडविल ऑफ द फॉरेन पार्टनर टू सेट अप ब्रांचेस इन ओवरसीज मार्केट। सेटिंग अप बैंक ब्रांचेस और इंश्योरेंस ब्रांचेस अब्रॉड फैसिलिटेट्स ग्रोथ एंड एक्सपांशन ऑफ द इंडियन प्लेयर्स, ठीक है। क्या हुआ, नए नए ब्रांचेस अदर कंट्रीज़ में ओपन होने की वजह से हमारे इंडियन बिजनेस का एक्सपांशन हुआ। Now next is improvement in efficiency. FDI may generate higher efficiency in the banking and insurance sector. The efficiency of the staff may improve due to the following reasons: training and development, technology transfer, ठीक है। जो भी बिजनेसेस काम कर रहे थे एफिशिएंटली करने लगे आफ्टर FDI, तो क्यों एफिशिएंटली करने लगे, एम्प्लॉयज़ को क्या मिलने लगा, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, ठीक है, अच्छे से अच्छा ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट मिलने लगा। एंड दूसरा, टेक्नोलॉजी जो बिजनेस में यूज़ हो रही थी वो उसका अपग्रेडेशन हुआ, ठीक है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, अच्छी टेक्नोलॉजी यूज़ होने लगी, तो उसकी वजह से क्या हो गया, इम्प्रूवमेंट एंड एफिशिएंसी। बिजनेसेस जो काम कर रहे थे वो बहुत एफिशिएंटली काम करने लगे, ठीक है। तो ये हमने 10 पॉइंट्स देख लिए जो हमें बताते हैं कि क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट रही FDI की हमारे इंडियन इकोनॉमी में, ठीक है, हमारे लिए क्या क्या, इंडिया के लिए क्या क्या फ़ायदे होने लगे। तो स्टूडेंट्स, ये हमने कुछ देख लिया इंश्योरेंस एंड बैंकिंग के बारे में। अब आगे हम करने वाले हैं लॉजिस्टिक्स के बारे में पढ़ेंगे, वो हम करने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अगर कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं आप। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।